everyone, dear student. Welcome you all here again. I am Ankita Singh, and this we are going through with the second chapter of civics of class 7th. We have covered some of the topics of this chapter, and few topics are left. And in this video we are going to discuss about the terms in polity. कौन कौन से टर्म्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस, इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ईवीएम के बारे में हमने पढ़ा, और हमने ये भी जाना था कि इलेक्टोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं। वैसे बेसिकली हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो हैं वो दोनों लेवल्स में कंडक्ट किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं स्टेट के लिए, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के लिए, वो कहलाते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस कहलाते हैं। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स ये पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जब ये बात हुई है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पार्लियामेंट जो है वो दो हाउसेस कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो जो लोअर हाउस है उसको लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। और राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनकी हम कुछ पॉलिटिकल टर्म्स देखेंगे। पॉलिटिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब होता है वो पार्टी जिसको मैक्सिमम मेजॉरिटी सीट्स मिली होती हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका मिलता है, वो रूलिंग पार्टी होती है। मतलब कि जो रूल करे ना, जैसे कि नाम है इसका। और नेशनल पार्टीज़ कुछ हैं राजनीतिक, कुछ एक राष्ट्रीय पार्टी भी होती हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कांग्रेस हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जो हैं ये सारी की सारी जो हैं वो नेशनल पार्टीज़ हैं, मतलब कि राष्ट्रीय पार्टीज़ कहलाती हैं। और कुछ नॉर्मल रीजनल लेवल्स में भी बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यूपी में अपना दल हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी लोकल एरियाज़ में पार्टीज़ इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तो वो होती हैं रीजनेबल पार्टीज़। हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारी बहु पार्टी सिस्टम है, यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, एक दो नहीं है, ढेर सारी हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो लोग जो मतलब पीपल जो हैं जो इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नागरिकता, एक तरह से नागरिक जो हैं जिम्मेदार नागरिक, यहाँ पे पॉलिटिकली कितने जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी बात हो रही है, मतलब कि वोटिंग के लिए कितने कंसर्न हैं पीपल। फिर चैरिस्मेटिक लीडर, मतलब कि चैरिस्मेटिक लीडर्स उनको कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑनेस्ट लीडर होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिकली बहुत ज़्यादा वो फेमस होते हैं। तो वो अपनी पॉलिटिकल उनका जो करियर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब है पब्लिक द्वारा राय, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो यहाँ पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर एक चीज़ को, कोई भी मुद्दा हो उसको पब्लिकली ओपिनियन के द्वारा उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, कोई भी मुद्दा हो। जैसे कि हमारी कंट्री में जो हाउसेस हैं, जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं, ये वहाँ पे डिस्कशन ही होता है, और बहुत सारा डिस्कशन के बाद, मेजॉरिटी के डिस्कशन के बाद, सब लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही कोई भी डिसीजन को लॉ बनाया जाता है। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोसाइटी और के कंसर्न को देखते हुए। इसीलिए पब्लिक ओपिनियन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए।
देन इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में तो आपको पता है, इक्वालिटी मतलब समानता, जस्टिस न्याय की बात हो रही है। ये सारे बड़े बड़े टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहते हैं कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन गवर्नमेंट मतलब मिलीजुली सरकार। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, कभी इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद किसी को भी मेजॉरिटी की वोट्स नहीं मिले, किसी ने भी जीता नहीं इलेक्शन को, बराबर में ही रह गए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए 51% मेजॉरिटी लोकसभा में उसकी होनी चाहिए, मतलब कि उतनी सीट्स वो लोकसभा की कैप्चर कर सके। टोटल जो लोकसभा की सीट्स है वो 545 सीट्स हैं, इतने मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो इतने मेंबर्स होने के लिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो 51% सीट्स को होल्ड करके रखे, मतलब कि इलेक्शन में उसको एटलीस्ट इतनी सीट्स उसको मिलें, जीती होनी चाहिए, तभी वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकता है। तो जब ऐसा नहीं हो पाता तो उस केस में क्या होता है, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में, दो से ज़्यादा या दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में अपने वोट्स को मर्ज कर लेती हैं और मिली जुली सरकार बनाती हैं, मतलब कोई भी सरकार मिल के एक गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। जैसे कि 2009 में इलेक्शन हुआ था, उसमें कॉलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कांग्रेस और बीजेपी की। तो इस तरह से मतलब कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट को फॉर्म करना, उसको बोलते हैं मिली जुली सरकार या कॉलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन मतलब कि ऐसी सरकार जो मतलब कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में पेयरिंग कर लें, जैसे कि पार्टनरशिप एक तरह से। ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप है। वैसे पॉलिटिक्स एक पावर प्ले का गेम है। ओके, सो ये पूरा चैप्टर के बारे में था डियर स्टूडेंट। इस चैप्टर में इतना ही था। आप इस लेक्चर को अच्छे से समझिए और समझने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से। ज़रूर से पूरे वीडियो को वॉच करिए, अपनी बुक की हेल्प से इसको देखिए। सो नेक्स्ट आप के चैप्टर्स की लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। तब तक के लिए आप ये जितना भी चैप्टर मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज़ करिए और अपने चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ताकि आप इसके एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर कर सकें। So dear student, thank you for watching. Stay at home and stay safe. Everybody, thank you for watching.